जीव में विविधता, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न है, ठीक है। आप स्वयं को और अपने एक मित्र को ही ले लीजिए। क्या दोनों की लंबाई एक समान है? क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र की नाक जैसी दिखती है? क्या आपकी और आपके मित्र की हथेली का आकार समान है? यदि हम अपनी और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो क्या हम क्या देखेंगे? निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हम में और हमारे मित्र के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानता है। परंतु जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं तो हम देखते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हम में अधिक समानताएं हैं। ठीक, क्रियाकलाप देखते हैं आप। हमने देसी और जर्सी गाय के बारे में सुना है। क्या एक देसी गाय जर्सी गाय जैसी दिखती है? क्या सभी देसी गायें एक जैसी दिखती हैं? क्या हम देसी गायों के झुंड जैसी मैं जर्सी की गाय को पहचान सकते हैं? ठीक, पहचानने का हमारा आधार क्या होगा? अब हम लोग को तय करना है कि कौन से विशिष्ट लक्षण वांछित समूह के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम यह भी तय करेंगे कि किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूहों के बारे में सोचें। हम एक और जहां सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीले व्हेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट जैसे मच्छरों का जीवनकाल कुछ ही दिनों का होता है। जैसे विविधता रंगहीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी पाई जाती है। हमारे चारों ओर की इस असीमित विभिन्नता को विकसित होने में लाखों वर्ष का समय लगता है। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा हिस्सा है, इसीलिए उनके बारे में हम एक एक करके विचार नहीं कर सकते। इसकी जगह हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे, जिससे हम उनको विभिन्न वर्गों में रख सकेंगे। फिर विभिन्न वर्गों व समूह का अध्ययन करेंगे। ठीक, जीवन के इस विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने के क्रम में हमने यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कौन से विशिष्ट लक्षण हैं, यानी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करता है, डिफरेंसेस पैदा करता है। ठीक है, इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूहों का निर्धारण निर्भर रहेगा। ठीक हो गया। इन समूहों में से छोटे समूह का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाएगा। अब देखते हैं, अगली हेडिंग है वर्गीकरण का आधार क्या है। ठीक, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जीवों के समूहों के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय में किया जा रहा है। ठीक है, यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। यह जीवन को देखने का बहुत ही सरल किंतु भ्रामक तरीका है। उदाहरण के लिए समुद्रों में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, कोरल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये कई मायने में एक दूसरे से काफ़ी अलग है। इन सभी में एकमात्र समानता का आवास है। अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूह में बांटना ठीक नहीं है। इसीलिए हमें यह निर्णय करना है कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर वृहद वर्ग का निर्माण किया गया। उसके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उप समूह में बांट सकते हैं। नए लक्षणों के आधार पर समूहों के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा। जब हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि इस समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं, जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सके। वास्तव में यही उनका लक्षण और व्यवहार होता है, या कहें
या यह कहें कि यही उन जीवों का रूप और कार्य होता है। ठीक है। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य, स्पेशल उसका फीचर या फिर स्पेशल उसका फंक्शन है। यानी उदाहरण के लिए हम में से ज़्यादातर लोगों के एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, जो एक लक्षण है। ठीक हो गया। उसी तरह हमारे दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के न दौड़ पाने की क्षमता भी एक क्या है, लक्षण है, स्पेशल है। ठीक है, कैरेक्टर है उसमें। अब हम देखेंगे कि कुछ लक्षणों को कैसे अन्य की तुलना में ज़्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम विचार करें कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार में प्रयोग में लाए गए पत्थर विभिन्न आकार के होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार प्रकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन निचले स्तर के पत्थरों के आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार अवश्य प्रभावित होता है। यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर जीवों के उन लक्षणों के समान हैं जो जीवों के बृहत्तम वर्ग को निर्धारित करते हैं। ये लक्षण जीव के दूसरे किसी भी संरचनात्मक या क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर रहते हैं तथा बाद के स्तर के लक्ष्य प्रकार के को निर्धारित करते हैं। ठीक इसी तरह हम जीवों के वर्गीकरण के लिए भी परस्पर संबंधी लक्षणों का एक पदानुक्रम बना लेते हैं। आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षणों को दृष्टिगत देखते हैं। यानी आइए हम ऐसे लक्षणों पर गौर करें। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक की। एक यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। जिसके कारण कोशिकीय क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षता पूर्वक होती रहती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं उनकी जैव रासायनिक प्रक्रिया भिन्न होती है। इसका असर कोशिका संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि वे किसी खास कार्य के लिए वर्गीकृत हो सकते हैं। इसीलिए केंद्रक वर्गीकरण का आधा लक्षण हो सकता है। प्रश्न उठता है कि क्या कोशिकाएं अकेले पाई जाती हैं या फिर एक साथ समूह में पाई जाती हैं या अविभाज्य समूह में मिलती हैं। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। ठीक है। शारीरिक संरचना में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती हैं, बल्कि कोशिकाओं के कुछ समूह कुछ खास कार्य करने के लिए विस्तृत हो जाते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यही वजह है कि जीवों की शारीरिक संरचना में इतनी विभिन्नता होती है। इसी के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि एक अमीबा और एक कृमि की शारीरिक बनावट में कितना अंतर है। सेकेंड पॉइंट है, क्या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना में आवश्यक भिन्नता पाई जाती है। थर्ड पॉइंट है, जो जीव पौधे संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनमें शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है। फोर्थ है, किसी तरह जंतुओं में किस तरह के शरीर विकसित होता है, उसी तरह जंतुओं में किस तरह का शरीर विकसित होता है और शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह विभिन्न लक्षणों का पदानुक्रम विभिन्न विकसित होता है। वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं और भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। यही लक्षण वर्गीकरण के दौरान उपसमूह फिर बाद में बड़े समूहों में विभाजन का आधार बनते हैं। अब अगला हेडिंग देखते हैं, वर्गीकरण और जैव विकास, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन।
सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जा सकता है। ठीक हो गया। उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। शरीर बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षण की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। इसमें समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो यह शरीर के बाद होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मूल लक्षण इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इससे यह पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास से कितना नज़दीकी संबंध है। जैव विकास क्या है? हम जितने भी जीवों को देखते हैं वे सभी निरंतर होने वाले परिवर्तन की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम हैं जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक थे। जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। इम्पॉर्टेंट है, जैव विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? चार्ल्स डार्विन ने दी 1859 में। और कौन सी पुस्तक में दी थी? अपनी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दी थी। इम्पॉर्टेंट है। जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जीव समूहों का शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के जीवों को आदिम तथा अथवा निम्न जीव कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत अथवा उच्च जीव कहते हैं। ठीक है, आदिम तथा निम्न और उच्च तथा उन्नत जीव किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये शब्द उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे उनकी विभिन्नताओं का ठीक पता नहीं चलता है। इसके बजाय हम इनके लिए पुराने जीव और नए जीव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, इसीलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल कहा जा सकता है। इसमें पहला पॉइंट है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी हैं। इनकी विशेषता लंबे ईस के आकार का शरीर, गोलाकार मुख और सल्क रहित चिकनी त्वचा का होना है। ये बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुकी से संबंध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटोमाइजन लैम्प्रे जो होता है और मिक जीन यानी हेग मछली जो होती है। अब देखते हैं वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना यानी कि हायरार्की और क्लासिफिकेशन ग्रुप। ठीक है, तो अर्नेस्ट हेकेल 1894, रॉबर्ट व्हिटेकर 1969 और कार्ल वोस 1977 नामक जैव वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों जगत यानी किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया था इन सब ने। ठीक है, व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत हैं। कौन कौन सी? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके का शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। बोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को ऑर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया जो प्रयोग में लाया जाता है। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उपसमूह में वर्गीकृत किया। जैसे इसे भी जाने, इसे देख लेते हैं। इसमें क्या है? जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता से है। यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। ये विभिन्न जीव न सिर्फ एक समान पर्यावरण में रहते हैं बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों का स्थायी समुदाय अस्तित्व में आता है। आधुनिक समय में मनुष्य ने इस समुदाय में संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में किसी समुदाय की विविधता भूमि, जल, जलवायु जैसी कई चीज़ों से प्रभावित होती है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक
पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती, जबकि हम सिर्फ 10 लाख या 20 लाख प्रजातियों को ही जानकारी है हम लोगों को। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है, वहाँ पौधों और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी काफ़ी है वहाँ पे। यह क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कौन सा कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज़्यादा भाग कुछ एक देशों जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। अब देख लेते हैं जगत, किंगडम, फाइलम, जंतु, डिवीजन, पादप के बारे में। ठीक है, पहले इसमें आ जाता है क्या, क्लास। पहले जगत आ जाता है, फाइलम। ठीक है, फिर क्लास आ जाता है, वर्ग यानी, फिर ऑर्डर आ जाता है, गण यानी, फिर फैमिली आ जाती है, कुल यानी, फिर जीनस आ जाता है, वंश यानी, फिर स्पीसीज आ जाती है यानी जाति। ठीक है, इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूह में बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति स्पीसीज है, अतः किन जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे एवं एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफ़ी समानता होती है तथा वे जनन कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। अब देखते हैं वो क्या क्या है। पहला मोनेरा है। ठीक है, तो इन जीवों में न तो संगठित, केंद्रित और कोशिकांग होते हैं, न ही उनका शरीर बहुकोशिक होता है। ठीक है, इनमें पाई जाने वाली विविधता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिक जीवों में कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण आए परिवर्तनों से विभिन्न होते हैं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। उदाहरणार्थ जीवाणु, नील हरित शैवाल तथा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इसके उदाहरण हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मोनेरा में। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके डायग्राम देख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, और ये एनाबीना हो गया, ये क्या है, मोनेरा के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड है प्रोटिस्टा। इनमें एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यहाँ पे एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव आ गए। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया होता है। ठीक है, फ्लैजेला नामक संरचना पाई जाती है चारों तरफ जो हम देख रहे हैं। ठीक है, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए एक कोशिक शैवाल, डाईएटम, प्रोटोजोआ आदि इसके क्या है, उदाहरण है। ये इसका एग्जाम्पल है। अमीबा भी आए, इसमें पैरामीशियम भी है। ठीक है, प्रोटोजोआ के। ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं। इनमें कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए इन्हें मृतजीव कहा जाता है। कई अन्य अतिथेय जीव के जीवित जीव द्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। इनमें से कई अपने जीव की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए इसका एग्जाम्पल है यीस्ट, मोल्ड, मशरूम, इसके एग्जाम्पल्स हैं। यू कैन सी हियर इट्स डायग्राम। कवकों की यानी फंजाई की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सहजीविता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, सहजीविता किसे कहते हैं यहाँ पे। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छाल पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लांटी। अगला आता है प्लांटी। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, यानी स्वयं भोजन बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। ठीक, इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। चूँकि पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, अतः इन उपवर्गों की चर्चा बाद में खंड 7.4 में करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या है। जीवधारियों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। फिर यूकैरियोटिक को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक कोशिक और बहुकोशिक में।
फिर एक कोशिक में जो है प्रोटिस्टा आता है। बहुकोशिक को भी फिर दो भागों में बांटा गया है। कोशिका भित्ति वाले होते हैं जो कोशिका भित्ति जिनमें नहीं होती है। जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है वो एनिमेलिया ग्रुप आ गए, एनिमल्स जिसमें आ गए। और कोशिका भित्ति वालों को भी फिर दो भागों में बांटा गया है। एक जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं जैसे फंजाई हो गए, और जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसमें प्लांट आ गए। प्लांट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एनिमेलिया के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। इस उपवर्ग की चर्चा हम बाद में खंड 7.5 में करेंगे। प्लांटी की बात करते हैं। पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इन तथ्यों के आधार पर है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित एवं विभेदित हैं अथवा नहीं। वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। तत्पश्चात वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पौधे में बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं है। यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित है अथवा नहीं, ये भी देखा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं थैलोफाइटा की। इसमें क्या इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया गया, ठीक है। इन वर्ग के पौधों को सामान्यतया शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, ठीक है, अल्वा, स्पायरोगायरा, कारा आदि क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे हम इनके डायग्राम भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइटा। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पादप, तना और पत्ती जैसी संरचना विभाजित होता है, ठीक है। इसमें ये संरचनाएं दिखाई देने लगी थी, पिछले वालों में ये संरचना नहीं दिखाई दे रही थी। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों का संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं लेकिन, ठीक है। उदाहरण के लिए मांस जैसे फ्यूनेरिया हो गया, मार्केशिया, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केशिया, फ्यूनेरिया और रिक्सिया इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टैरिडोफाइटा। इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। देखो ऊपर नहीं था ये सारी चीजें, जड़ वगैरह नहीं थे, लेकिन इसमें ये भी है, ठीक है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल अथवा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मर्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल आदि जो है इसके एग्जाम्पल है टैरिडोफाइटा के। इन तीन समूहों के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता भी नहीं होती है, अतः ये क्रिप्टोगेम कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टोगेम कौन से कहलाते हैं? जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है, अप्रत्यक्ष जननांग होते हैं तो क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। दूसरी ओर वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा प्रजनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं वो फेनेरोगेम कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम दोनों चीजें। बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया गया। एक इसके एग्जाम्पल है टैरिडोफाइटा के, मर्सिलिया और फर्न, ठीक है। जिम्नोस्पर्म जिनमें नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, ठीक है, और एंजियोस्पर्म फल के अंदर जिसमें बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, यानी कि जिसमें सीड जो है वो कवर्ड होता है। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? इस शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुआ, जिम्नो यानी जिम्नो तथा स्पर्म, ठीक है। जिम्नो का अर्थ है नग्न और स्पर्म का अर्थ है बीज, ठीक है। नग्न बीजी पौधे जो होते हैं, ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार और कोष्ठीय होते हैं। उदाहरण के लिए पाइनस तथा साइकस, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। तो ये जिम्नोस्पर्म का ठीक उल्टा है। यह ग्रीक दो शब्द एंजियो और स्पर्मा से मिलकर बना है। एंजियो का मतलब यहाँ पे ढका हुआ है और स्पर्म का मतलब बीज है, यानी कि इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है, अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं, ठीक है। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल बन जाता है। बीजों में बीजपत्र होता है जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है।
बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांटा गया है। एक बीजपत्र वाले पौधा और बीजपत्र वाले पौधों को एक बीजपत्री और दो बीजपत्र वाले पौधों को द्विबीजपत्री। ठीक है, डाइकॉट और मोनोकॉट जिसे बोलते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो इसका एग्जाम्पल है एक बीजपत्री पौधा जो है। पौधों के वर्गीकरण का आलेख चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, और एक द्विबीजपत्री जो है। पादप को किस तरीके से, प्लांटिंग किंगडम को किस तरीके से डिवाइड किया गया है ये देख लेते हैं। इनको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक पादप शरीर बिना विभेदन के हैं जो, एक विभेदन पादप शरीर है जो। ठीक है, तो बिना विभेदन के उसमें थैलोफाइटा आ जाता है। विभेदित वालों को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो बिना संवहनी ऊतक के हैं और एक संवहनी ऊतक के हैं जो। ठीक है, तो बिना संवहनी ऊतक के उसमें ब्रायोफाइट्स आते हैं। जो संवहनी ऊतक के उनको भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक बीज रहित वाले और एक बीज उत्पादित करने वाले। जो बीज रहित वाले हैं वो टेरिडोफाइटा हैं, और जो बीज उत्पादित करने वाले हैं जैसे फेंड्रोगेम हो गए, उनको भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक जो नग्न बीजी होते हैं, एक जो फलों में बंद बीज वाले होते हैं। नग्न बीजी को जिम्नोस्पर्म में डाला गया और फलों में बंद बीज वाले को एंजियोस्पर्म में डाला गया है। फिर एंजियोस्पर्म को भी दो फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक जो दो बीजपत्र वाले बीज होते हैं, द्विबीजपत्री जिनको बोलते हैं। ठीक है, डाइकॉट। और एक जो एक बीज पत्र वाले बीज होते हैं, एक बीजपत्री जिनको बोलते हैं, यानी कि मोनोकॉट। ठीक है, पादपों का वर्गीकरण ये था। अब क्रियाकलाप देखते हैं। भिगोए हुए चने, गेहूं, मक्का, मटर और इमली के बीज लीजिए। भीगे हुए बीज जल अवशोषण के कारण नरम हो जाते हैं। ठीक है, इन बीजों को दो भाग में बांटने का प्रयास कीजिए। क्या इनमें सभी बीज फटकर बराबर दो भागों में बट जाते हैं? जिन बीजों में दो दालें दिखाई देती हैं वे द्विबीजपत्री, और जो नहीं फूटते हैं, दालें नहीं दिखाई देती है, वो एक बीजपत्री कहलाते हैं। ठीक है, अब इन पौधों की जड़ों, पत्तियों और फूलों को देखें। क्या ये जड़ें मूसला हैं या फिर रेशेदार हैं? क्या पत्तियों में समांतर अथवा जालिकावत शिरा विन्यास है? इन पौधों में फूलों में कितनी पंखुड़ियां हैं? क्या आप एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट और मोनोकॉट पौधों के और अधिक लक्षण वाले अवलोकन के आधार पर लिख सकते हैं? कुछ क्वेश्चन राइज किए थे। नेक्स्ट आता है एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया वर्ग की बात करें तो इस वर्ग में यूकेरियोटी बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं, यानी कि चलने वाले होते हैं। शारीरिक संरचना एक विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया गया है। पहले में इसमें आता है पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा का अर्थ है छिद्रयुक्त जीवधारी। ठीक है, ये अचल जीव हैं, चलने वाले नहीं होते, जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र होते हैं। ठीक है, ये छिद्र शरीर के उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े हुए होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोजन पदार्थों का संचरण होता है। ठीक है, जल, ऑक्सीजन और भोजन ये ग्रहण करते हैं। यानी कि इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, जिसमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला इत्यादि इसके क्या हैं, उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे हम इसके डायग्राम भी देख सकते हैं, यूप्लेक्टेला और साइकॉन का, स्पॉन्जिला का। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिलेंट्रेटा। ये जलीय जीव हैं। ठीक हो गया, इनका शारीरिक संगठन ऊतकी स्तर का होता है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे देह गुहा वर्ड यूज हो गया। इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों, आंतरिक एवं बाह्य परत का बना होता है। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं जैसे कोरल, और कुछ एकाकी होती हैं जैसे हाइड्रा। उदाहरण के लिए हाइड्रा समुद्री एनीमोन, जेलीफिश आदि जो हैं इसके उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे हम डायग्राम भी देख सकते हैं हाइड्रा और समुद्री एनीमोन का। अगला आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। पूर्व वर्णित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं का शारीरिक संरचना अधिक जटिल होता है। इनका शरीर द्विपार्श्वमित होता है, अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। ठीक, इनका शरीर त्रिकोणक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, अर्थात इनका ऊतक विभेदन तीन कोशिकीय स्तरों से बना हुआ होता है। इससे शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के अस्तर बनते हैं, तथा इनमें
कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देहगुहा का अभाव होता है, यानी वास्तविक देहगुहा नहीं होती है जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इनका शरीर पृष्ठधारीय एवं चपटा होता है, इसीलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। इनमें प्लेटनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु तथा लीवर फ्लूक जैसे परजीवी हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इनके डायग्राम देख सकते हैं, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और टेपवर्म का। ठीक है, नेक्स्ट आता है निमेटोडा। ये भी त्रिकोरक जंतु हैं तथा इनमें भी द्विपार्श्विक समिति पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा ना होकर कैसा होता है, बेलनाकार होता है। इनके देहगुहा को कुटली लोम, कूटसी लोम कहते हैं। इसमें ऊतक पाए जाते हैं परंतु अंगतंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोरिक होती है। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए गोल कृमि, ठीक है, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि आदि इनके उदाहरण हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं एस्केरिस, ठीक है, वोचेरी ब्रिया, इसके क्या है उदाहरण है। नेक्स्ट आता है एनेलिटा। एनेलिटा जंतु द्विपार्श्विक एवं त्रिकोरिक होते हैं। ठीक है, और इनमें वास्तविक देहगुहा भी पाई जाती है। इसमें वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित होते रहते हैं। अतः अंगों में व्यापक विभिन्नता होती है। यह विभिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। जलीय एनीलिड अलवण एवं लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। उदाहरण केचुआ, नेरिस चौक आदि। ठीक है, ये इसके डायग्राम है। अब अगला बात आता है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे पहले तो इसमें द्विपार्श्विक समिति पाई जाती है जो शरीर खंडे युक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है अथवा रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। देहगुहा रक्त से भरी हुई होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण झींगा, तितली, मक्खी, जितने भी कीट पतंगे हैं मतलब सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं। अगला आता है मोलस्का। इनमें भी द्विपार्श्विक समिति पाई जाती है। इनकी देहगुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच पाया जाता है। इनमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। उदाहरणार्थ घोंघा, सीप इत्यादि जो होंगे। ठीक है, ये इसके डायग्राम है, हम देख सकते हैं। अगला आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ है जाहक यानी हेजहांग तथा डर्मा का अर्थ है त्वचा। अतः इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ठीक है, कांटों से कांटेनुमा स्ट्रक्चर से भरी हुई होती है। मुक्तजीवी समुद्री जंतु हैं। ये देहगुहा युक्त त्रिकोरिक जंतु हैं। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक होता है। ठीक है, इनको मूवमेंट करने में जो हेल्प करता है। यानी इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल तथा कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्टारफिश, समुद्री ऑर्चिन जो है इसके उदाहरण है। यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं। अगला आता है प्रोटोकॉर्डेटा। ये द्विपार्श्विक त्रिकोरिक देहगुहा युक्त जंतु हैं। इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड। ये नए लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं को निश्चित रूप से उपस्थित होती है। ठीक है, अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड छड़ की तरह की एक लंबी संरचना जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। यह पेशियों से जुड़ने का स्थायी स्थान भी प्रदान करती हैं जिससे चलन में आसानी हो। प्रोटोकॉर्डेट जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड नहीं उपस्थित रह सकता। ये समुद्री जंतु हैं। उदाहरण के लिए बेन्ना, ग्लॉसिस और हर्डमेनिया और एम्फियोक्सस। ठीक है, इसके उदाहरण हैं। यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं। अगला आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी जो होते हैं। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है एवं पेशियां कंकाल से जुड़ी हुई होती है जो इन्हें चलन में सहायता करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, वर्टिब्रेट
द्विपार्श्व सममित त्रिकोणिक देहगुहा वाले जंतु हैं। इनमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जंतु में विभिन्न लक्षण पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड हो गया जैसे एक पहला, दूसरा है पृष्ठनली कशेरुकी दंड में रज्जु त्रिकोणिक शरीर है इनमें, युग्मित क्लोर थैली होती है इनमें, ठीक है, और देहगुहा। वर्टिब्रेटा को 5 भागों में विभक्त किया गया। देख लेते हैं कौन कौन से। पहला इसमें है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी हैं, ठीक है। इनकी विशेषता लंबे ईल लाइक स्ट्रक्चर, आकार का शरीर होता है इनका, गोलाकार मुख होता है तथा सल्क रहित चिकनी त्वचा होता है, ठीक है। ये बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुकी से संबंध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोमाइजोन और एवं मैगजीन हेग मछली जो होती है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखा रखा है इसका। अगला आता है मत्स्य पेसेस, ठीक है। ये मछलियाँ हैं जो समुद्र में मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती है, समुद्र में, ठीक है, और मीठे जल समुद्र में और मीठे जल दोनों में पाई जाती है। इनकी त्वचा सल्क स्केल्स अथवा प्लेटों से ढकी हुई होती है तथा ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती हैं, ठीक है। इनका शरीर धारा रेखीय होता है, ठीक। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये समतापीय होते हैं तथा इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। ये अंडे देती हैं। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क हो गया, ठीक है। अन्य प्रकार की मछलियों कंकाल अस्थि की बनी हुई होती हैं, ट्यूना, रोहू, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग टाइप की मछलियों को, ठीक, सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं मत्स्य वर्ग के। अगला आता है थर्ड, जल स्थलचर यानी एम्फीबिया, जो जल पे भी जल स्थलचर होते हैं जो, ठीक है। ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें सल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा हृदय त्रिकक्षीय होता है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले जंतु हैं। ये जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं। उदाहरण क्या है, मेढक, सिलामेंडर, टोड आदि यह इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। ये हम देख सकते हैं डायग्राम। अगला वर्ग आता है सरीसृप का यानी रेप्टाइल्स का। तो ये असमतापी जंतु हैं, ठीक है। इनका शरीर सल्कों द्वारा ढका रहता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय सामान्य त्रिकक्षीय होता है लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है इनमें भी, ठीक है। वृक्क पाया जाता है। ये भी अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं तथा जल स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ जो है इसके क्या है एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम। अगला आ जाता है भाग इसका पक्षियों का, एविज यानी ये समतापी प्राणी है। सबसे पहले तो इनका हृदय 4 कक्षीय होता है, इंपॉर्टेंट है 4 कक्षीय, ठीक है। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक। शरीर पैरों से ढका होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है। जितने भी पक्षी वर्ग हैं सभी को इसी में रखा गया है। अगला आ जाता है अब भाग स्तनपायी जो होते हैं, ठीक है। ये समतापी प्राणी हैं। हृदय 4 कक्षीय होता है इनमें, ठीक है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देती हैं, जैसे इकिडना, प्लेटिप्स जो होते हैं, ठीक है। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। इंसान भी इसमें आ जाता है। अब नाम पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। जीव में वर्गीकृत नाम की क्या आवश्यकता थी। कैरोलस लिनियस 1707 और 1773 तक। तो कैरोलस लिनियस जो थे, कार्ल वॉन लिन भी बोलते हैं इनको, का जन्म स्वीडन में हुआ था। वे पेशे से डॉक्टर थे लेकिन पौधों के अध्ययन में उनकी खासी दिलचस्पी थी, ठीक है। 22 वर्ष की आयु में पौधों पर उनका पहला शोध ग्रंथ प्रकाशित हुआ। एक धनी अधिकारी ने यहाँ नौकरी करते हुए उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधों की विविधता का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने सिस्टमेटा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। इस विषय पर उन्होंने 14 शोध पत्र भी प्रकाशित हुए।
उनके द्वारा लिखी गई वर्गीकरण प्रणाली में पौधों को सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे उनकी पहचान हो सके। ठीक, इम्पोर्टेंट था। अब देखते हैं, इसमें क्रियाकलाप दे रखी है। निम्नलिखित जंतुओं और पौधों के नाम जितनी भाषाओं में संभव हो सके आप बताएं। चीता का नाम, मोर का नाम, चींटी का नाम, नीम का, कमल का और आलों का। ठीक है, इनमें सभी के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग दिए गए हैं, जबकि इन सभी एक भाषा में जीव की बात कर रहा हो तो हो सकता है कि दूसरी भाषा में जानने वाला समझ ही ना पाए। ठीक है, इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर उसी प्रकार हल किया जैसे विभिन्न रासायनिक तत्वों को संकेत के रूप में निरूपित करके किया गया। इसी प्रकार किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में उसी वैज्ञानिक नाम से वो जाना जाता है। अब देख लेते हैं प्राणियों को किस तरह से डिवाइड किया गया। तो प्राणियों को सबसे पहले तो 2 भाग में डिवाइड किया गया। कोशिकीय स्तर की संरचना के आधार पर, जिसमें कि पॉलीफेरा आया, और ऊतक स्तर की संरचना के आधार पर उनको फिर से फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच कोई देहगुआ नहीं थी जिनमें, जैसे कि सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन थी जिसमें आगे। दूसरा कूट देहगुआधारी थे जो, जिसमें नेमेटोडा आ गए। तीसरा देहगुआधारी थे तो उनको भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला, भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका में मेसोडर्म की कोशिका का विकास था जिनमें, जैसे एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा आ गया। और दूसरा क्या था, अंतस्तर की एक थैली से देहगुआ का बनना था, जिसको भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक तो नोटोकॉड वहिनी और नोटोकॉड युक्त थे जो। ठीक है, एक नोटोकॉड विहीन थे जो, उसमें काइनोडर्मेटा आ गया। जो नोटोकॉड युक्त थे उसमें कॉर्डेटा आ गया। कॉर्डेटा को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। लार्वा में अवशोषित नोटोकॉड की उपस्थिति जिनमें, जैसे कि प्रोटोकॉर्डेटा आ गया जिसमें वयस्क में मेरुदंड तथा नोटोकॉड का प्रतिस्थापन था जिसमें कि कशेरुकी आ गई। कशेरुकी को फर्दर जो है पार्ट्स में डिवाइड किया गया। देखते हैं कौन कौन से हैं उसमें। पहला तो जो था जबड़ा रहित इल लाइक स्ट्रक्चर था जिनमें। ठीक है, और मुख सल्क रहित चिकनी त्वचा और साइक्लोस्टोमेटा जिसमें कि आ गया। ठीक, और दूसरे में क्या आया, दूसरे में आया इसमें साइक्लोस्टोमेटा आ गया। दूसरे में मत्स्य आए, इसमें क्या था, सल्क का बाह्य कंकाल, अस्थि उपास्थि का अंतः कंकाल क्लोम द्वारा श्वसन हो रहा था। थर्ड में जल स्तरजल आ गए जिसमें लार्वा में क्लोम अधिकतर क्या था, वयस्क में फेफड़े और श्लेष्मा युक्त त्वचा थी। फिर अगले उसमें चौथे में सरीसृप आ गए यानी रेप्टाइल्स आ गए, सल्क का बाह्य कंकाल था। ठीक है, जल के बाहर अंडे देते थे। फिर पक्षी आ गए 5वें में, इसमें क्या था, पंखों का बाह्य कंकाल था, जल के बाहर अंडे देते थे, उड़ने की क्षमता थी। फिर स्तनपायी आ गए जिनमें कि बाल का बाह्य कंकाल था। ठीक है, और बाह्य कर्ण थे जिनमें कान यानी, और अधिकतर शिशुओं को जन्म देने वाले थे ये। ठीक, जंतु का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया। नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं वो सबसे पहले कैरोलस लिनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई। ठीक है, वैज्ञानिक नाम पद्धति प्रणाली जीवों की एक दूसरे में पाई जाने वाली क्षमता और असमानता पर निर्भर करती है। हालांकि नाम पद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के लिए पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि केवल जीनस एवं स्पीसीज का ही ध्यान रखा जाता है। नाम पद्धति के लिए दुनिया भर में कुछ विशेष बातों पर विचार किया जाता है, जैसे जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए, प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक लिखे जाते हैं। जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीसीज दोनों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। ठीक है, क्रियाकलाप देखते हैं। किन्हीं 5 जंतुओं और उनके वैज्ञानिक पौधों और उनके वैज्ञानिक नाम का पता लगाइए। क्या इनके वैज्ञानिक नामों और सामान्य नामों में कोई समानता है? आपने क्या सीखा, इसकी समरी देख लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने। वर्गीकरण जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होती हैं। जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। इनकी विशेषताओं का ध्यान रखा गया है। एक, इसकी संरचना हो, प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट जिसमें आते हैं। बी, जीव तथा शरीर एक कोशिकी तथा बहुकोशिकी हैं। बहुकोशिक जीवों में इस संरचना जटिल होती है। सी, कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा स्वपोषण की क्षमता होती है। उपरोक्त आधार पर सभी जीवों को 5 जगत में बांटा गया। किसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई जो थे, प्लांटी और एनिमिलिया में। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित है। अगला पॉइंट आता है प्लांटी और एनिमिलिया को उनकी
क्रमिक संरचना शारीरिक जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया। अगला पॉइंट आता है, पौधों को 5 भागों में बांटा गया। सवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मम, एंजियोस्पर्म। ठीक है, फिर जंतु को 10 फाइलम में बांटा गया। पॉरीफेरा, स्लेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस, नेमेटेडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। द्विपद नाम पद्धति जीवों की सही पहचान में सहायक करती है। द्विपद नाम पद्धति में पहला नाम जीनस तथा दूसरा स्पीसीज होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।